हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। किसी मिक्सचर को किस प्रकार से सेपरेट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं हमारे केमिस्ट्री में फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड्स है और बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये सारे मेथड का एक मिला जुला स्वरूप है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा सबस्टेंस मौजूद हो जिसके अंदर नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक दोनों प्रकार के सबस्टेंस मिले हुए हों। जैसे आपने देखा होगा लोहे, कबाड़ में लोहे के पार्टिकल होते हैं, तो उनको अगर आप ऊपर से मैग्नेट लगा देंगे तो सारे मैग्नेट के पार्टिकल क्या कर लेंगे, आयरन पार्टिकल को चिपका लेंगे और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल एज यूजुअल पड़ा रह जाएगा। तो ऐसे सेपरेशन मेथड को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो ये मेथड मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस क्योंकि आप सभी लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन एंड लेटेस्ट क्रोमेटोग्राफी। तो हम लोग इतने ही सारे सेपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में मैग्नेटिक सेपरेशन नहीं यूज किया जाता है। तो हम लोग केवल नीचे के जितने बचे हुए हैं इन सारे सेपरेशन मेथड को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहला है क्रिस्टलाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब देखिए, जैसे मैं क्रिस्टलाइजेशन की बात करूं तो जैसे इसमें बात होती है कि जब आपके सल्यूट पार्टिकल में कोई सॉलिड इम्प्योरिटी डिसॉल्व हो या पड़ी हुई हो, मतलब इन दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन सॉलिड impurity is present in the solute। अगर आपके पास कोई सल्यूट है और उस सल्यूट में कोई सॉलिड इम्प्योरिटी पड़ी है, जैसे मैंने आप लोगों ने देखा होगा मार्केट से आप लोगों ने सेना नमक खरीदा होगा आपने, या फिर कभी फिटकरी खरीदा होगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा उसमें क्रिस्टल के साथ साथ बीच बीच में कोई पत्थर के टुकड़े भी आ जाते हैं। या फिर आप कभी खड़ा नमक खरीदिए जो समुद्र से डायरेक्ट निकाला जाता है, तो उसके अंदर भी कभी कभी बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर बालू आ जाते हैं। और आप सोचते होंगे तो कंपनियां आखिर उनको फिल्टर कैसे, किस प्रकार से सेपरेट करती है। तो सिंपल सी बात है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम जब सल्यूट को आइसोलेट कर लेते हैं तो उस सल्यूट को एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। जैसे आपका जो नमक था उसको हम किस में डिसॉल्व करेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होगा, जब आप नमक को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो नमक केवल उसमें अगर NaCl की अगर पार्टिकल है तो वो तो पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपकी जो सॉलिड इम्प्योरिटी होगी तो वो घुलेगी नहीं। जैसे बालू, पत्थर, ये सब घुलेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, पानी में नीचे बैठ जाएगा। फिर आप क्या करिए, उसके अंदर जितने भी प्रकार के मैटर हैं सब डाल दीजिए। बट जितने प्रकार के मैटर मतलब वो नमक के इम्प्योरिटीज़ वाले सब्सटेंस जिसमें डाल दीजिए, डाल करके सभी का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लीजिए। और जब उसका सभी का सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा तो उसको गर्म कर दीजिए। गर्म करने के बाद उसको फिल्टर कर लीजिए। तो आप जब फिल्टर करेंगे तो NaCl तो फिल्टर पेपर के पार चला जाएगा, लेकिन जो सॉलिड इम्प्योरिटी होती है वो फिल्टर पेपर के पार नहीं जा सकती। इस नाते वो बिल्कुल छन्नी की तरह से ऊपर रुक जाएगी और आपका सारा पानी फिल्टर हो जाएगा और उस पानी के अंदर होगा क्या, NaCl। अब हम लोग उस पानी को तब तक गर्म करते हैं जब तक सारा का सारा पानी वेपर बन करके उड़ नहीं जाता। और जब सारा का सारा पानी वेपर बन के उड़ जाएगा तो बचा हुआ NaCl का क्रिस्टल क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। ये बात समझ में आ गई। तो ये पहला मेथड था क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा मेथड आपने देखा था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कब यूज करते हैं भाई, देखिए ये भी जब हमारी इम्प्योरिटी व्हेन
एन इम्प्योर सॉलिड इज प्रेजेंट इन volatile सल्यूट। यानी अगर आपका सल्यूट ऐसा हो कि गर्म कर दे तो वो कैसा होना चाहिए, भाप बन करके उड़ जाए। और ये सल्यूट कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे आपने कपूर देखा होगा, कपूर तो सभी लोगों ने देखा, कैसा होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है नहीं, गर्म करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में जाता है, लेकिन पहले वो सॉलिड होता है। अगर वो शुद्ध कपूर है तो लिक्विड में भी नहीं जाएगा, वो सीधे भाप बनकर उड़ जाएगा। तो अगर आपके कपूर के अंदर कोई पत्थर, नमक या दूसरे पार्टिकल आ गए हैं और आप उसको फिल्टर करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक पेट्री डिश लीजिए, उस पेट्री डिश में आप अपने कपूर को रख लीजिए और उस पेट्री डिश को आप एक उल्टे फनल से ढक दीजिए। ढक दीजिए और आप नीचे से बर्नर द्वारा इसको गर्म करिए। तो जब बर्नर द्वारा गर्म करेंगे तो सब्लिमेशन क्या होता है कि जब कोई सॉलिड को गर्म करें वो सीधे कौन से स्टेट में चला जाए, वेपर स्टेट में चला जाए, तो ये बंद रहेगा बेटा। तो जब ये सील बंद रहेगा तो सारा का सारा कपूर भाप बन करके उड़ेगा और वो जा करके इनकी दीवारों के ऊपर एक मोटी सी लेयर बना लेगा और जो सॉलिड इम्प्योरिटी होती है वो आपके नीचे ही पड़ी रह जाएगी, इम्प्योरिटी। और ये है कैम्फर। और जब सारी इम्प्योरिटी कैम्फर के रूप में यहाँ पे इसकी दीवारों पर जम जाएगी तो आप आइसोलेट कर लीजिए और उसको खुरच करके आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सब्लिमेशन एक ऐसा मेथड है कि हम सभी प्रकार की इम्प्योरिटी को, विशेषकर जो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल हैं, उनको हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा था फिल्ट्रेशन, बहुत आसान सा मेथड है। यानी अगर आपका मिक्सचर कैसा है, लिक्विड स्टेट में है और उस लिक्विड में कोई इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी के रूप में उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके घर का चाय, जब आप चाय बनाते हैं तो चाय में चीनी, चाय पत्ती, अदरक, जो भी काली मिर्च सब डाल देते हैं। तो क्या जब चाय बनाते हैं तो सब इकट्ठा लेकर कूच के खा जाते हैं? नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, आपको केवल चाय से मतलब होता है, क्योंकि और सभी का एक्सट्रैक्ट तो आपको उसमें चाहिए। तो आप एक छन्नी लगाते हैं, सब छान देते हैं, तो इसमें चाय पत्ती, अदरक के जो बचे पार्टिकल्स होते हैं वो सब फिल्टर्ड हो जाते हैं और नीचे बचती है आपकी चाय। तो उसी तरह से ये फिल्ट्रेशन मेथड, सेम वही मेथड, इसमें एक फ़िल्टर पेपर लिया जाता है। जैसे इसमें आपके ये इम्प्योर सॉल्यूशन, जैसे आपको नमक और नमक पानी के सॉल्यूशन में या फिर चीनी में अगर किसी प्रकार की इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, जैसे चीनी में अगर आपने मैं कह दिया कि कोई चायपत्ती, जैसे आपके घर में चीनी के डब्बे में चायपत्ती मिक्स हो गई और आप चाहते हैं चीनी से चायपत्ती फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो क्या करिए, चीनी को पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने से चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, उसको फ़िल्टर कर लीजिए और फिर उस पानी को गर्म करेंगे तो सारा पानी वेपर बन के उड़ जाएगा और आपका चीनी क्रिस्टल के रूप में फिर जमा हो जाएगा। तो याद करिए, इकट्ठे क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन दोनों प्रोसेस एक साथ मिला हुआ है। तो फिल्ट्रेशन क्या है कि केवल आप चीनी के सॉल्यूशन से चायपत्ती के पार्टिकल को आइसोलेट करना फिल्ट्रेशन कहलाएगा। और ये सब हमारे और आपके घरों में कहीं ना कहीं डेली रूटीन में कहीं ना कहीं यूज होता रहता है। उसके बाद आपने जो सबसे लेटेस्ट पढ़ा था उसमें था डिकेंटेशन। अब आप कहेंगे सर डिकेंटेशन क्या होता है? मान लिया आपका जो सब्सटेंस है वो लिक्विड है और उस लिक्विड में कोई दूसरा इनसॉल्युबल लिक्विड उसके अंदर डिसॉल्व है, लेकिन वो भी लिक्विड है। जैसे पानी में आपका तेल डिसॉल्व है और आप चाहते हैं कि आपके पानी से तेल फिल्टर कर लिया जाए, तो आप क्या करेंगे, तो इसमें जो
फनल यूज किया जाता है जिसका नाम है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल एक ऐसा फनल होता है जो बिल्कुल सांप के बीन जैसा होता है, बस अंतर ये होता है कि यहाँ पर एक टैप लगा होता है, एक नल लगा होता है, जिसको हम जब ये यहाँ से ऑन ऑफ किया जाता है तो ये चीज़ों को अपने से निकलने देती है। अब आप क्या करिए, आपका पानी, चीनी, पानी, तेल का जो भी मिक्सचर है वो इसमें डाल दीजिए। मान लिया आपका तेल और पानी का मिक्सचर है, तो इस सेपरेटिंग फनल में जब डाल देंगे तो आप सभी जानते हैं तेल जो होता है वो पानी की तुलना में लो डेंसिटी का होता है, और जब पानी की तुलना में वो लो डेंसिटी का होता है तो वो क्या हो जाता है, फिल्टर पे पानी के ऊपर जमा होता है। तो मान लिया ये एक ऐसे हम लाइन खींच दें और यहाँ पे कह दें ये ऑयल जमा हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। इस प्रकार से ये एक क्लीन लाइन द्वारा फिल्टर हो जाता है। अब आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा पानी धीरे 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 सेटल डाउन होता है। सेटल डाउन होते होते जैसे ही ये लेयर इसको टच कर जाए, बंद कर दीजिए, सारा का सारा पानी बाहर हो गया और तेल आइसोलेट हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं डिकेंटेशन। जो दूसरा जो सबसे मॉडर्न मेथड है वो है डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी देखिए क्या होता है भाई, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। जैसे आपका जो सबस्टेंस है वो आप गैसेस लिक्विड स्टेट है और वो आसानी से भाप में कन्वर्ट हो सकता है, और उसमें कोई इनसॉल्युबल जैसे नमक या चीनी की पार्टिकल उसमें घुली हुई है, और आप चाहते हैं आप प्योर वाटर आइसोलेट कर लें। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। ये इस मेथड में आपने देखा था कि जैसे आप याद करिए पुराना बर्तन, या फिर आपने देखा होगा कुकर की सीटी से जब आप पानी गर्म करते हैं तो पानी सब भाप बन करके उड़ जाता है। अगर उस पानी को इकट्ठा करके कंडेंस कर ले तो उस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, डिस्टिलेशन। इसमें एक होता क्या है, इसमें एक फ्लास्क होता है, उस फ्लास्क में एक थिसिल फनल लगा होता है, और जब ये थिसिल फनल थिसिल फनल इस तरह से होता है, इसमें एक नली होती है जो इस इंडो को कनेक्ट करती है, और वो नली चारों तरफ से ग्लास ट्यूब से घिरी होती है। इसके यहाँ पर 2 इजेक्शन पॉइंट बने होते हैं, और इसके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ से कोल्ड वाटर भरा जाता है और यहाँ से हॉट वाटर निकलता है, क्योंकि पानी हमारा धीरे धीरे लेवल से भरता हुआ जाता है और फिर ये यहाँ से निकल जाता है, और इसको पैक कर दिया जाता है। फिर ये एक स्टैंड पे कसा होता है, और कसा होने के बाद यहाँ पर एक जाली लगी होती है, और जाली के नीचे हमारा बर्नर लगा होता है। अब मान लिया इसमें वाटर और साल्ट, हम सभी जानते हैं हमको फिल्टर क्या करना है, वाटर, तो हमको साल्ट को हमको तो नहीं चाहिए, और साल्ट क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो केवल पानी ही भाप बन करके निकलेगा, और जब पानी भाप बनकर निकलेगा, जैसे वो इस थिसिल फनल में या फ्रैक्शनल फनल में इकट्ठा होना शुरू करेगा, तो चूंकि यहाँ से ठंडा पानी जाता है तो ये इसकी पूरी दीवारों को क्या करेगा, ठंडा कर देगा, जिसकी वजह से पानी धीरे धीरे यहाँ पर बूंदों के रूप में जमा होने लगती है, और ऐसा ये पूरी नली में दिखाई देगा। और जब पानी बूंदों के रूप में जमा होगा तो धीरे धीरे ये ठंडा होना शुरू कर देता है, क्योंकि लगातार आप ठंडी पानी डाल रहे हैं, तो यहाँ से पानी जो है बूंद 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 इकट्ठा होना, और इसको आप क्या कर लीजिए, एक बीकर में इकट्ठा कर लीजिए।
तो इस प्रकार से साल्ट आपका यहीं रह जाता है और पानी फिल्टर हो जाता है। तो इस प्रकार की इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। अब आपने एक अगला इसमें अलग मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अंतर बहुत थोड़ा होता है। ये चीज़ तो होती है लेकिन उसका जो चैम्बर होता है वो थोड़ा अलग होता है। उसमें होता क्या है, जो हमारा फनल देखा था आपने, वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ऐसे कई सारे ट्यूब के रूप में ऐसे कन्वर्टेड होते हैं। इस तरह से अब यहाँ से हमारा वो फनल नीचे आता है। इस तरह से होता है बच्चों, सेम ऐसे होता था। अब आप कहेंगे सर इस मेथड का यूज करते कहाँ हैं, तो याद करिए जब हमने डिस्टिलेशन यूज किया था तो उसमें हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस था जो नॉन वोलाटाइल था और दूसरा सब्सटेंस वोलाटाइल था। वोलाटाइल मतलब जो भाप में कन्वर्ट हो सके। लेकिन अगर आपके ऐसे कोई सब्सटेंस जिसमें दोनों सब्सटेंस वोलाटाइल हो और उसमें से एक इम्प्योरिटी और एक आपको अटेन करना हो, तो कैसे फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड यूज किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसमें पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और आपका डीजल तीनों मिक्स कर दिया, और हम सभी जानते हैं अगर हमने इसको गर्म किया तो ये तीनों कौन से स्टेट में जाएंगे, गैसेस स्टेट में जाएंगे। और मैंने कहा फिल्टर करिए, तो यहां पर जिस मेथड का यूज किया जाता है इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि चूंकि तीनों सब्सटेंस वोलेटाइल है लेकिन तीनों का जो वो भाप बनने का प्रक्रिया होता है तीनों का अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर पेट्रोल, केरोसिन और डीजल अगर एक साथ रख दें तो सबसे पहले कौन उड़ेगा, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले उड़ेगा हमारा पेट्रोल, फिर उसके बाद कौन उड़ेगा, केरोसिन, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन उड़ेगा, डीजल, क्योंकि डीजल बहुत भारी होता है। तो हम इन्हीं चीज़ों के वोलेटाइल का इस प्रकार से यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले टेम्परेचर बहुत हल्का देते हैं, और जब टेम्परेचर हल्का देते हैं तो सबसे पहले भाप कौन बनेगा, पेट्रोल। पेट्रोल जल्दी से आएगा और क्योंकि सबसे हल्का होने की वजह से वह इस नली में सबसे ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और जब हल्का सा टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो ये और गर्म होगा, तो ये यहाँ से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। वही प्रक्रिया, यहाँ से ठंडा पानी जाएगा, यहाँ से गर्म पानी निकलेगा, तो लगातार ये नली ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से सारा पेट्रोल किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब काफ़ी देर तक रखने पर जब पेट्रोल निकलना बंद हो जाए तो समझ जाइए कि पेट्रोल यहाँ से खाली हो जाएगा। तो अब टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है, यानी अगर पहला जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे बनता था तो अगला आप 25 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करिए। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो कौन गर्म होगा, केरोसिन, क्योंकि पेट्रोल तो खाली हो चुका है। तो केरोसिन भाप बनेगा और वो जाकर इकट्ठा होगा यहाँ पर पेट्रोल से नीचे, और जब पेट्रोल खाली हो जाएगा तब इसकी जगह लेगा कौन, पेट्रोल यहाँ पे लेगा, और जब पेट्रोल लेगा तो फिर एक दूसरा फ्लास्क लगाएंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, सारा का सारा मिट्टी तेल गैस के रूप में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कंडेंस होते हुए कहाँ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बाहर। और लास्ट में क्या बचा, डीजल। क्या बचा, डीजल। डीजल में है हम टेम्परेचर थोड़ा और गर्म करेंगे, और जब टेम्परेचर और गर्म करेंगे तो करने करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेट्रोल और केरोसिन ऑयल बाहर ही हो चुके हैं, डीजल हमारा अपने आप आइसोलेट हो गया।
तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब दोनों सब्सटेंस वोलेटाइल हों और दोनों का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग हो, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर जो लेटेस्ट मेथड है वो है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी का जो यूज किया जाता है ये रिलेटिव फ्लो पर किया जाता है। आप कहेंगे सर ये कौन सा मेथड है? जैसे अगर हमने कह दें कि अगर आप एक शीशे, एक मिनट रुकिए बच्चों, अगर आप एक, जैसे मैंने कह दिया, चलिए मैं आपको रिलेटिव फ्लो इसे समझा देता हूँ। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर आपने यहाँ पे एक बूंद पानी रख लिया, एक बूंद आपने शहद रख लिया, एक बूंद आपने मिट्टी का तेल रख लिया और एक बूंद आपने पारा रख लिया, और भी कुछ रखना चाहते तो उसको भी रख दीजिए। तो हमने कह दिया ये क्या है? पानी। ये क्या है? शहद। ये क्या है? पेट्रोल या मिट्टी का तेल। ये क्या है? शहद, पानी, पेट्रोल। ये है मरकरी। और ये क्या है? ये, चलो इतने कहा देते हैं। आप सभी तीन देख रहे हैं कि इस बोर्ड पर तीन चीज, पानी, शहद, पेट्रोल और मरकरी है। और हम सभी जानते हैं इन तीनों सब्सटेंस के लिए एक ही चीज कॉमन है, वो हमारा ये ब्लैक बोर्ड का सरफेस। अब होता ये है कि जब हम इसको फ्लो होने देते हैं तो देखिए सबसे तेजी से कौन फ्लो होगा? पानी, शहद, पेट्रोल या मरकरी? तो सबसे तेजी से फ्लो होगा कौन? मरकरी। क्यों? क्योंकि मरकरी का सरफेस टेंशन सबसे अधिक होता है, और जिसका सरफेस टेंशन सबसे अधिक होता है वो अपने मार्ग में पड़ने वाले दीवारों के कांटेक्ट में कम से कम आता है, वो तेजी से लुढ़कता हुआ जीत जाएगा। उसके बाद कौन जीतेगा? उसके बाद जीतेगा पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल आधा भाप बन के उड़ जाएगा और जो आधा जो गिरेगा वो पहुंचेगा। उसके बाद कौन जीतेगा? पानी। और सबसे पीछे कौन जाएगा? शहद। शहद चिपचिपा होता है, विस्कस होता है, वो धीरे धीरे लुढ़कता लुढ़कता कर कहीं पे आके खत्म हो जाएगा। आपने देखा ये सभी सबस्टेंस अलग अलग हैं, और अगर ये सभी सबस्टेंस अलग है लेकिन ये तीनों अगर एक ही ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में अगर मोशन करते हैं तो सबके मोशन रेट अलग अलग होते हैं। तो इसी मेथड को सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज किया था? क्रोमैटोग्राफी। अब क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है कि उसमें एक शीशे का एक सिलेंडर होता है, और शीशे के इस सिलेंडर में यहाँ पर हमारा टैप लगा होता है, और यहाँ पर कांच की गोलियां भरी होती हैं। क्या भरी होती हैं? कांच की गोलियां। अब इसमें ये तीनों सब्सटेंस मिक्स करके इसके अंदर डाल दीजिए। तो डालेंगे तो जो कांच की गोलियों के कम से कम समय में, ये मिनिमम टाइम में जितना कम से कम कांटेक्ट में आएंगे वो सबसे पहले इकट्ठा हो जाएगा, और जिसका कांटेक्ट सबसे अधिक रहेगा वो धीरे धीरे इनकी दीवारों से छन छन करके निकलेगा, और इस प्रकार से ये तीन अलग अलग लेयर में बंट जाते हैं। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं क्या? क्रोमैटोग्राफी। तो बच्चों सेपरेशन मेथड के इतने ही हैं आपके सिलेबस में। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो की तरफ।